In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope all of you will be very fine. The topic on which I'm going to speak today is Transcendentalism. Transcendentalism is a literary movement that started in 1830s and reached to its conclusion in round about 1850s. मेरे आज के इस लेक्चर के बाद you people will not be just able to define transcendentalism, but you will be able to comprehend it in a very comprehensive manner. और आपसे जब भी कोई ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में पूछेगा, अब सिर्फ जो विकीपीडिया के ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डेफिनेशन जो आपको गूगल पे हर जगह पे मिल जाती है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या क्या चीज़ को किस किस चीज़ को एनकैप्सुलेट करता है, अब सिर्फ उसको डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि यू पीपल विल बी एबल टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कि ट्रांसेंडेंटलिज्म एक्चुअली है क्या, ये किस बारे में बात करता है। और उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपको खुद अच्छी तरीके से इस चीज़ की कॉम्प्रिहेंशन हो दैट व्हाट दिस लिटरेरी मूवमेंट इज़ अबाउट। अब जब भी कोई लिटरेरी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो इसका कोई ना कोई पायनीर होता है, इसको स्टार्ट करने वाला कोई ना कोई स्कॉलर, कोई ना कोई एंटिटी होती है, कोई ना कोई बंदा होता है जो इसको स्टार्ट करता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म को स्टार्ट करने वाली एंटिटी, स्टार्ट करने वाला बंदा, स्टार्ट करने वाला ह्यूमन एक अमेरिकन स्कॉलर था जिसका नाम है राल्फ वॉल्डो एमर्सन। नाउ बिफोर वी डिवेल्व इनटू द थ्योरी, हम अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं कि राल्फ वॉल्डो एमर्सन कौन था, इसकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री क्या थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने से पहले, किसी भी लिटरेरी थ्योरी को पढ़ने से पहले उसके पायनीर के बारे में थोड़ा सा जान लें। अगर हम उसके पायनीर के बारे में, उस फिलोसोफर के बारे में जिसने वो थ्योरी प्रपोज की है, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लें तो वी आर एबल टू कनेक्ट मोर प्रॉपरली टू हिज वर्क, और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि उसने अपने काम में या अपनी किसी थ्योरी में क्या प्रपोज करने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी लिटरेरी थ्योरी जो है वो ओवरनाइट कोई प्रपोज नहीं कर देता, वो ओवरनाइट कोई बैठ के नहीं लिख देता। इट टेक्स टाइम टू फॉर्मुलेट अ थ्योरी, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अप अ प्रपोजल, और उसके बाद ही आफ्टर दैट टाइम फ्रेम दैट प्रपोजल कम्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद वो एक चीज़ हमारे सामने आती है, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म के बारे में। तो जब आप राल्फ वॉल्डो एमर्सन की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। और आपसे आज के बाद जब भी कोई पूछेगा ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, तो आप वही घिसी पिटी एक डेफिनेशन जो कि विकीपीडिया पे आपको मिल जाती है, ये गूगल पे आपको मिल जाती है, आप सिर्फ उसको वो नहीं बताएंगे, यू विल बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड each and every crucial aspect of this particular theory. Now, Emerson जो था, he was born on May 25, 1803 in Boston. अब इसकी पैदाइश के 7 years के बाद इसके फादर की डेथ हो जाती है, and he was brought under the care of his aunt, whose name was Mary Emerson. And from now onwards, यानी कि उसके फादर की डेथ के बाद when Emerson was of 7 years old, Mary, his aunt, she took care of this particular child. और आपको इस बात को याद रखना है कि मैरी का एमर्सन की ज़िंदगी पे, एमर्सन की पर्सनैलिटी पे, उसके माइंडसेट पे शी हैड अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस, और बहुत ग्रेट इम्पैक्ट था मैरी का उसके माइंडसेट पे, उसकी पर्सनैलिटी पे। ना बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बता दूं कि मैरी की पर्सनैलिटी किस तरह से थी। ऑब्वियसली शी टुक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड जो कि एमर्सन था, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इस बच्चे पे, तो उसकी पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स थे एमर्सन ने उसको अडॉप्ट किया, एमर्सन ने उसको बोरो किया। अब वो ट्रेड्स क्या थे? मैरी वॉज वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, शी वॉज इंटेंसली स्पिरिचुअल लेडी, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी, सेल्फ डिसिप्लिन था उसमें, और शी हैड अ पैशन फॉर रीडिंग एंड इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि वो बुक्स को बहुत पढ़ा करती थी, मुतालिया करने का उसको बहुत ज़्यादा जनून था, और इंडिपेंडेंट थॉट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वो कायल थी। ऑर्थोडॉक्स सोच को रिजेक्ट करने वाली थी वो, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट करने वाली थी वो, कन्फ्रंट करने वाली थी वो। उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि वो ऑर्थोडॉक्स जितनी भी
आइडियोलॉजीज थी उससे बियॉन्ड सोचने की कायल थी। तो लेट्स कम स्ट्रेट टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म। Now before we understand transcendentalism, I'm going to pick up the name transcendentalism. In order to understand this particular concept or theory comprehensively, we shall first dissect its name, transcendentalism. Let's split it into the two. Trans, what does it mean? Trans mean to surpass, guzar jana, tajawuz kar jana. And with it, a suffix is attached, ISM, which is making it a noun. तो किस चीज़ से तजावुज़ कर जाना, किस चीज़ से सरपास कर जाना, किस चीज़ से गुजर जाना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट लेटर कि इसका ये नाम ट्रांसेंडेंटलिज्म क्यों रखा गया है। दिस कॉन्सेप्ट ट्रांसेंडेंटलिज्म ये मेनली किन चीज़ों को प्रोपगेट करता है, किन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म मेजरली 4 आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहला आइडिया इंडिविजुअलिज्म, दूसरा आइडिया यूनिटी ऑफ नेचर, तीसरा आइडिया इनर स्पिरिचुअलिटी, चौथा आइडिया सेल्फ रिलायंस। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे दैट व्हाट डू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स और सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म मीन। इंडिविजुअलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हर इंसान, हर एंटिटी, हर ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है और अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत, अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है, यानी कि वो एक अलग इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट हैसियत है। इसके मज़ीद हम डिटेल में जाते हैं, बट बिफोर वी गो इनटू दैट हम समझते हैं कि इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ नेचर, ये किस बारे में, वी शैल शेड अ ब्रीफ लाइट ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि ये किस बारे में बात करता है। यूनिटी ऑफ नेचर, ट्रांसेंडेंटलिज्म का जो दूसरा ये कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, ये दूसरा जो एलिमेंट है वो ये कहता है कि जो पूरी कायनात है, ठीक है, उसमें इंसान भी आते हैं, नेचर यानी कि नेचर में हर वो चीज़ आती है जो कि नेचुरली अकरिंग है, उसमें इंसान भी आ जाते हैं, दरख्त भी आ जाते हैं, पहाड़ भी आ जाते हैं, ओशन भी आ जाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी आ जाता है, एयर भी आ जाती है, ऑक्सीजन, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ नेचुरली अकरिंग, यानी कि जो नेचर है इट इज़ ऑल कनेक्टेड। एंड सरप्राइजिंगली इसमें खुदा ताला, अल्लाह ताला, अल्लाह ऑलमाइटी और गॉड की जो एंटिटी है उसको भी इसी के अंदर रखा गया है कि ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से जुदा नहीं है, दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर्स बट वन। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इनर स्पिरिचुअलिटी, व्हाट डज इट मीन, ये बाकी दो एलिमेंट्स से थोड़ा सा कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है लेकिन हम इसको भी समझते हैं। इनर स्पिरिचुअलिटी ट्रांसेंडेंटलिज्म की अम्ब्रेला के अंडर जो आता है वो ये प्रोपोगेट करता है कि हर ह्यूमन बीइंग को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुदा होकर, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ट्रांसेंड करके, आर यू पेइंग हीट, ट्रांसेंड करके, तजावुज़ करके, आगे गुजर के, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होते हुए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकते हुए, अपने आसपास जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं यानी कि जो नेचर है आपकी इर्द गिर्द, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आपका ही एक हिस्सा है, यानी कि इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसका नाम ए है और ए एक दरख्त की तरफ देख रहा है, एक पहाड़ की तरफ देख रहा है, ए ओशन की तरफ देख रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट उसका ही एक हिस्सा है। जब आप उनकी तरफ देखें तो आप उनको एक स्पिरिचुअल आई से देखें, आप उनको एक स्पिरिचुअल साइट से देखें, और जब आप अपने इर्द गिर्द इन नेचुरली अकरिंग एंटिटीज़ को उस स्पिरिचुअल साइट या उस स्पिरिचुअल आई से देखेंगे तो यू विल बी एबल टू dwell into the deep meanings and deep concepts these all naturally occurring entities are reflecting। इस कॉन्सेप्ट को मजीद हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, दो इंसान हैं, वन इज ए एंड द अदर वन इज बी। एक का नाम ए है, एक का नाम है बी। जो ए है ही इज अ कारपेंटर, ठीक है, और या फिर मोर स्पेसिफिकली ही इज अ वुड कटर। वो एक जंगल में जाता है, ठीक है, और एक जंगल में जाके वो एक दरख्त को काटता है, ही चॉप्स ऑफ अ ट्री, और अब उसके हाथ में क्या है, दरख्त की लकड़ी है, ठीक है, एक वुडन प्लैंक है। अब उस पर्टिकुलर बंदे के लिए जो कि ए है और एक वुड कटर है, उसके लिए वो एक दरख्त की लकड़ी क्या है, वो एक मेयरली इट इज़ अ मटीरियल, वो एक मटीरियल है जिसको वो जाकर बेचेगा या फिर उससे वो ही शैल मेक समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है, और वो उसके लिए हार्डली एक प्लैंक है, एक ऑर्डिनरी सी चीज़ है जिससे ही इज़ गोइंग टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। अब जो बी है
जो हमने दूसरा एग्जाम्पल भी अपना बंदा रखा हुआ है जो बी है, ही इज नॉट अ वुड कटर, ही इज नॉट अ कारपेंटर, ही इज एक्चुअली अ पोइट। अब ये वाला बंदा जब एक जंगल में जाता है, वो जाके अपनी पोइट्री करता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है व्हेन पोइट्स दे सी टुवर्ड्स दिस नेचुरली अकरिंग एंटिटीज, तो वो कितने डीप किस्म के मीनिंग्स उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको याद है एक पोएम यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। उसमें जब वो जंगल की तरफ देखता है तो उसने पूरी की पूरी एक पोएम लिख छोड़ी है जिसमें उसने दरख्तों के बारे में भी बात की है, उसने स्नो के बारे में बात की है, ही हैज टॉक्ड अबाउट हिज हॉर्स, उसने कितनी चीज़ों के बारे में नेचुरली अकरिंग जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में बात की है, और ही हैज रिटन अ फुल फ्लेज पोएम आउट ऑफ ऑल दोस नेचुरली अकरिंग एंटिटीज। वो है स्पिरिचुअल आई। अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिज्म, हर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल सेंस होनी चाहिए, जैसे कि हमारी एग्जांपल में बी यानी कि जो एक पोइट है उसके पास है, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसकी मैंने आपको पोएम की मिसाल दी है, जैसे कि इन दोनों बंदों के पास एक स्पिरिचुअल आई है। हर इंसान के पास एक स्पिरिचुअल आई होनी चाहिए टू सी द थिंग्स इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट डीप मीनिंग्स। अब देखें स्पिरिचुअल आई क्यों होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह ये स्पिरिचुअलिटी आपके पास होनी चाहिए, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। अकॉर्डिंग टू एमर्सन एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिज्म, जब आपके पास ही इनर स्पिरिचुअलिटी होगी, then you will be able to identify God. You will be able to identify supremacy of a human being. अपनी supremacy को और God को आप identify कर सकेंगे, और in other words true concept of God आप उसको identify कर सकेंगे। And only then you will not need any religion. आपको फिर कोई set of rule, set of beliefs, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी to refer to or to seek help from in order to lead your life. That is why according to transcendentalism you people need inner spirituality. अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है सेल्फ रिलायंस का। अभी जो लास्ट एलिमेंट है सेल्फ रिलायंस का, ये किसी हद तक ब्लेंडेड है, डिफ्यूज्ड है इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो हमने बात की थी उसके साथ। नाउ व्हाट डज इट मीन? सेल्फ रिलायंस जो कि ट्रांसेंडेंटलिज्म के अम्ब्रेला के नीचे आता है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि हर इंसान को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि एक इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को कॉन्ट्राडिक्ट करके अपनी इनर इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे रिलाई करना चाहिए। एक अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिज्म और इस पर्टिकुलर एलिमेंट के तहत एक जो इंसान है वो एक इंडिविजुअल बीइंग है, वो एक बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बीइंग है जिसकी एक इनर इंट्यूशन है, जिसकी एक इनर वॉइस है। इंट्यूशन होता है अंदर से आने वाली चीज़, जिसके अंदर एक इननेट इंट्यूशन है जो कि उसको गाइड करती है, और उसको अपनी इनर वॉइस को ही सुनना चाहिए। उसको किसी चर्च के पादरी से किसी किस्म की जजमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको किसी रिलीजियस बिलीफ से कोई किसी किस्म की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी इस तरह के अथॉरिटेटिव एंड से कोई वर्डिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जो ठीक लगता है वही उसके लिए ठीक है, एंड ही शुड मोर स्पेसिफिकली एक्ट अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दूंगा जो कि डायरेक्टली तो कॉन्सिक्वेंस नहीं है ट्रांसेंडेंटलिज्म का, लेकिन ट्रांसेंडेंटलिज्म इस तरह की चीज़ों के लिए भी बेसिस जो है ना वो ले करता है इन सम वे और अनदर। आजकल एक मूवमेंट है जो कि हम सब ने बहुत ज़्यादा सुनी है, कंटेम्प्रेरी मूवमेंट है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, LGBTQ। हम सब ने इस मूवमेंट को सुन रखा है। इट इज़ क्वाइट सार्कास्टिक रादर, लेकिन स्टिल यस इट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसा हो रहा है कि अगर एक व्यू ये भी है इस मूवमेंट में कि इफ़ अ मैन ही स्टार्ट्स फीलिंग, उसको इंट्यूशन आती है दैट ही इज़ अ फीमेल, वो एक फीमेल है, तो आज का जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके इस पर्टिकुलर व्यू को भी रिस्पेक्ट देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉजिक। यानी कि एक बंदा सर से लेके पांव तक ही इज़ लाइक अ मेल, ही हैज़ अ बियर्ड, ही हैज़ टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इफ़ देयर इज़ एन इंट्यूशन, उसकी एक इंट्यूशन है कि वो एक फीमेल है। तो आज की मॉडर्न वर्ल्ड रिजेक्टिंग ऑल द टाइप्स ऑफ लॉजिक, वो इस चीज़ को बिलीव करने पे ज़्यादा इंक्लाइंड है कि यस, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है दैट यू आर अ फीमेल एंड वाइस वर्सा, अगर एक फीमेल को इंट्यूशन आ रही है कि वो एक मेल है तो आप एक मेल है, अगर आपको इंट्यूशन आ रही है कि आप फीमेल है तो आप एक फीमेल है। एग्जैक्टली ये एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल है कि आपकी इंट्यूशन आपको जो चीज़ कहती है
आपको लॉजिक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी दुनिया से वर्डिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बेंच से अथॉरिटेटिव वर्डिक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है, यू मे एक्ट अकॉर्डिंगली। हर इंसान फ्री है, हर इंसान इंडिपेंडेंट है और उसको अपनी अंदर की एक जो आवाज़ है उसी को सुनना चाहिए। आई हैव इलस्ट्रेटेड this particular element of transcendentalism, showing this type of contemporary example in order to make you people understand in a better way कि ये वाला element है सेल्फ रिलायंस वाला, ये एक्चुअली बात किस बारे में करता है। अब ट्रांसडेंटलिज्म को अपोज करने के लिए भी बहुत सी क्रिटिक्स उठे और देयर इज अ लिस्ट ऑफ सच लॉजिक्स एंड सच थिंग्स जो कि इसको रिजेक्ट भी करते हैं। वो एक बिल्कुल अलग बहस है। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसडेंटलिज्म एक्चुअली है क्या। वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट school of thought for now. अब after I have comprehensively explained कि ट्रांसडेंटलिज्म है क्या, मैं दोबारा से कनेक्ट बैक करूंगा इन चारों एलिमेंट को कि किस तरह से जो राल्फ एमर्सन की लाइफ थी उसने उसको स्कूल किया इन ऑर्डर टू प्रपोज दिस ट्रांसडेंटलिज्म, और किस तरह से उसकी लाइफ के जो मुख्तलिफ वाक़यात थे, उसकी लाइफ की जो हैपनिंग्स थी, उसने ड्राइव किया उसे टू गिव फॉरवर्ड, to put forward more specifically such kind of a theory. आपको याद होगा मैंने बताया था कि राल्फ की एक आंट थी जिनका इस पर्टिकुलर चाइल्ड पे, इस पर्टिकुलर एंटिटी पे बहुत ज़्यादा असर था। मैंने आपको बताया था कि वो जो आंट थी उनकी भी कुछ पर्सनैलिटी की ट्रेट्स थी। शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड थी। शी वॉज सेल्फ इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंस और ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को कन्फ्रंट करने वाली थी और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली थी। एंड शी लव्ड नेचर इमेंसली। और आपने देखा कि ट्रांसडेंटलिज्म जिसके फादर राल्फ एमर्सन है, उसकी इस थ्योरी में, लिटरेरी थ्योरी में ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। यानी कि एग्जैक्टली जो इम्पैक्ट उसने लिया था, राल्फ एमर्सन ने अपनी आर्ट से लिया था, उससे ही इन्फ्लुएंस होकर उसने ये एक लिटरेरी थ्योरी जो है उसे पुट फॉरवर्ड किया और एक थ्योरी उसने बिल्डअप की। तो दिस इज हाउ लिटरेरी थ्योरीज आर फॉर्म्ड और फॉर्मुलेटेड। तो एक थ्योरी जो कि थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम इस तरह से बनती है, उसको सिर्फ विकिपीडिया, गूगल से फंड लेने से वो समझ नहीं आती। दैट्स वाई व्हेनेवर माय स्टूडेंट्स, आप अगर कोई थ्योरी पढ़ें, आप कोई लिटरेरी मूवमेंट को पढ़ें, तो हमेशा देख लिया करें कि उससे पीछे जुड़े होने वाला जो फिलोसफर है उसकी लाइफ का इम्पैक्ट क्या है, उस पर उसकी लाइफ किस तरह की गुजरी है। फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी कि उसने ये थ्योरी क्यों फॉर्मुलेट की, वो इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्यों बात करता है, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट इन अ मोर प्रॉपर एंड बेटर वे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।